Good morning, students. Today we will discuss the types of computer languages or programming languages. इसमें हम आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को डिफरेंट टाइप्स में कैसे बांट सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी लैंग्वेज क्या होती है, द वे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जैसे हम एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हमें कंप्यूटर के साथ कुछ भी कम्युनिकेशन करना होता है तो हम कंप्यूटर की किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। वैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को पढ़ता है, वो है बाइनरी। तो हर चीज़ हमें बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0101 की फॉर्म में पहले के टाइम में देनी पड़ती थी। लेकिन बाद में कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग करने की कुछ लैंग्वेजेस डेवलप की गई, उनकी आज हम बात करेंगे। तो ब्रॉडली हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है आपकी मशीन लैंग्वेज, जिसे हम क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज वो होती है जिसे सीधे ही कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है, या जब पहले के ज़माने में सारी की सारी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग 01 में दी जाती थी, उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते थे। मशीन लैंग्वेज के फ़ायदे क्या थे कि हम इजी था उसको कंप्यूटर को समझना, क्योंकि उसे ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता था। हमारा कंप्यूटर सारी लैंग्वेज वैसे ही 01 की फॉर्म में अंडरस्टैंड करता था, तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से काम करता था। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस क्या थे कि हमारे वो मशीन डिपेंडेंट था कि अगर हमारी जिस तरह का हमारा कंप्यूटर है, जिस तरह का हमारा लैपटॉप है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी। इसमें प्रोग्राम बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें हमें 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ती थी। इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, और इसमें चेंजेस करने बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते थे। तो ये था आपका मशीन लैंग्वेज। उस मशीन लैंग्वेज के बाद हमने उसको थोड़ा बेटर बनाया। नेक्स्ट आने लगी हमारी असेंबली लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेज में क्या था कि हम पहले मशीन लैंग्वेज में सारी चीज़ें 01 की फॉर्म में देते थे, तो 01 की फॉर्म की बजाय अब हम उसे कुछ निमोनिक्स, कुछ शॉर्टकट्स, कुछ कोड देने लगे कि जिससे हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बनाना आसान हो गया। जैसे हम अगर बात करें तो पहले हम जो चीज़ 01 की फॉर्म में देते थे, मान लो आपने एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए ADD ऐड लिखेंगे तो आपका कंप्यूटर अपने आप अंडरस्टैंड कर जाता था कि अब आपको एडिशन करना है। SUB सब लिखा तो सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। इसी तरीके से छोटे छोटे आप कुछ कोड यूज़ करने लगे। उस लैंग्वेजेस को हम क्या कहते थे, असेंबली लैंग्वेज कहते थे, जिसके अंदर आप छोटे छोटे कोड्स के अंदर देते थे। लेकिन आपकी उस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को जब हम बनाते थे उसे सोर्स कोड कहते थे। फिर हम जब उसे कंप्यूटर में डालते थे तो असेंबलर एक डिवाइस हमें यूज़ करना पड़ता था, जो आपके असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, क्योंकि अभी आपका कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है। तो इसके फ़ायदे क्या हुए कि हमारे लिए ये कंपैरेटिवली टू मशीन लैंग्वेज प्रयोग करने में आसान हो गया, आपकी गलतियाँ कम हो गई, इसमें चेंजेस करने आसान हो गए, प्रोग्राम बनाने आसान हो गए, बहुत ज़्यादा हार्डवेयर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई। लेकिन मशीन लैंग्वेज की बजाय अभी भी असेंबली लैंग्वेज में क्या है कि मशीन के ऊपर डिपेंडेंसी रहती थी कि जैसा आपका हार्डवेयर या मशीन है उसी के अकॉर्डिंग आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखते थे, और बहुत ज़्यादा इसकी यूजेबिलिटी नहीं थी, और हमारी जो है इसको विकास करने में समय में गिरावट आई। दैट मीन्स इसको डेवलप करते थे जब हम प्रोग्राम को, तो उसे डेवलप करने में थोड़ा कम समय लगता था कंपैरेटिवली, लेकिन इसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट इसके लेवल पे आ गई हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो आपकी उच्च स्तरीय भाषा में क्या हुई कि आजकल के टाइम में जैसे हम कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम सीधा प्लस का साइन डालते हैं, माइनस लिखते हैं, तो हमारे कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। अपने आप पता लग जाता है उनको कि प्लस लिखा है तो एडिशन करना है, माइनस लिखा है तो सब्ट्रैक्शन लिखना है। इसी तरीके से आप जो स्पेशल नॉर्मली लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं आम तौर पर, जो भी हमारे कोड्स,
वही कोड्स या नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जिस तरीके से हम चीज़ें लिखते हैं, उस लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिख पाते हैं तो उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फोर्ट्रेन, कोबोल, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम लिखते हैं उसे भी हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस आप यूज़ करते हैं उसे हम कंपाइलर कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले मशीन लैंग्वेज, फिर असेंबली, और उसके बाद जब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज आई तो इसमें फ़ायदे सबसे ज़्यादा हो गए कि इसको याद करना, प्रयोग करना आसान हो गया, मशीन के ऊपर कोई डिपेंडेंटी नहीं रही आपकी गलतियों को दूर करना आसान हो गया, आपको कंप्यूटर का इंटरनल हार्डवेयर जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे डेवलप करने में बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट लगती थी, इसको मेंटेन करना बहुत आसान था, इसमें कागजी कार्रवाई करना बहुत आसान था। लेकिन आपकी उच्चतरीय भाषा की हानियाँ क्या थी कि कम योग्य किस केस में थी कि बहुत ज़्यादा लोग इसको जानते नहीं थे, इस पे उन्हें काम नहीं करना आता था। और उच्च स्तरीय प्रोग्राम को जो है आपका मशीन भाषा में बदलने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें कंपाइलर यूज़ करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या होते हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और ये है इसमें लचीलेपन की कमी, कि इसमें अभी भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो इनसे भी बेटर कौन सी आ गई, फिर आपकी 4th जनरेशन की भाषा आ गई, जो कि क्या थी, आपकी प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेजेस थी। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी थी, जिसको हम 4th जनरेशन की कहते हैं, कि हमारी नॉर्मली ऐसी भाषा है जिसको यूज़र बहुत आसानी से समझ सकता है, अंडरस्टैंड करता है। जिस तरीके से यूज़र अपना डाटा देता है उसी के अकॉर्डिंग ही ये आपको आउटपुट दे देता है। इंटरेक्टिविटी होती है। जैसे आजकल के टाइम में अगर हम बात करें तो हमारे जो रियल टाइम सिस्टम्स बनते हैं उसके अंदर हमारा ये 4th जनरेशन की लैंग्वेजेस की ही ज़रूरत होती है। तो इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग एफर्ट की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से ये अपने आप अपना इनका ऐसा लैंग्वेज का बना हुआ है कि आपको जो प्रॉब्लम भी है, जैसे मान लीजिए आपका कोई डेटाबेस है, उस डेटाबेस में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, आप अपनी क्वेरी डालिए कि आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी जो है 50,000 पर मंथ से ज़्यादा है। तो ये क्वेरी डालते ही ये डेटाबेस से अपने आप आउटपुट आपको निकाल के दे देगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती, एक लाइन में आप अपनी क्वेरी लिखेंगे और वो आपकी क्वेरी आपको डेवलप करके दे देगा। तो इस तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेजेस से के अंदर डिफरेंस दे रखा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया ही कि हाई लेवल लैंग्वेजेस कंपैरेटिवली टू लो लेवल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मेंटेन, इजी टू डेवलप थी। पर हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर हमें किसी न किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कि असेंबलर या कंपाइलर। तो ये जो होते हैं असेंबलर और कंपाइलर, इन्हें हम कहते हैं भाषा अनुवादक या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स अभी हमने पढ़ा कि जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को आपका असेंबल क्या करता है, असेंबलर मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। और कन्वर्ट करते हुए ये साथ साथ चेक करता है कि कहीं इसको लिखने में आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी, कोई एरर तो नहीं करी। तो वो आपका एरर्स भी साथ साथ आपके बता देता है और उसके बाद आपको आउटपुट देता है। और इसी तरीके से कंपाइलर भी सेम काम करता है कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को, सोर्स प्रोग्राम को कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। यहाँ पर टी आएगा, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो क्वेरी को डेवलप करते हैं, तब इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है कि आप अपनी क्वेरी डालते हैं प्रोग्राम में, इंटरप्रेटर उस डाटा को इंटरप्रेट करके, कन्वर्ट करके आपको एग्जीक्यूट करके दे देता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फ़र्क क्या होता है कि कंपाइलर तो पूरे के पूरे सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद फिर आप उसे रन करते हैं, फिर आपको रिजल्ट मिलता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके सोर्स प्रोग्राम को पूरा का पूरा इंटरप्रेट करके एक एक लाइन जो होता है साथ साथ आपको रिजल्ट देता रहता है, अलग से आपको उसको रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है आपका इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस। थैंक यू।